हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 80। एक अनजान आदमी विकी की मदद कर रहा था और विकी को भी उसकी बातों पर अब धीरे धीरे विश्वास होने लगा था। विकी जो कुछ कर रहा था वह उस आदमी के कहने पर कर रहा था और नतीजा ये निकला कि विकी अब उस राज के बहुत करीब था जिसका बाहर आना बहुत जरूरी था। आदमी की बात सुनकर विकी ने कहा, अब मुझे क्या करना होगा? फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम इंतजार करो और देखो असली गुनहगार खुद सामने आएगा। आदमी ने कहा, और कुमार, उसका सच सबके सामने कब आएगा? डैड की जायदाद के लिए उसने डैड से ही डील की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विकी ने गुस्से से कहा, तुम्हें बस एक बात अपने दोस्त तक पहुंचानी है कि तुम जानते हो कि असली गुनहगार कौन है और 2 दिन बाद तुम उसे कोर्ट में पेश करने वाले हो। मेरे हिसाब से इतना काफी होगा। सामने से आवाज आई, ठीक है, लेकिन तुम हो कौन और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? विकी ने सवाल किया। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, आदमी ने कहा और फोन काट दिया। विकी ने फोन साइड में रखा और कुमार के बारे में सोचने लगा। आखिर कुमार ने विकी के साथ इतना बड़ा गेम क्यों खेला? उसने उसी के डैड से विकी को बचाने के लिए डील क्यों की? आखिर कुमार को ऐसा क्या चाहिए था जिसके लिए उसने ये सब किया और विकी की पीठ में छुरा घोंपा? विकी के पास अब सिर्फ सवाल थे, जवाब नहीं। कुछ देर बाद विकी ने आदमी के कहे मुताबिक कुमार को फोन लगाया। 1-2 रिंग जाने के बाद ही कुमार ने फोन उठा लिया और कहा, हाँ विकी, इस वक्त फोन किया, सब ठीक है ना? कुमार, मुझे पता चल गया है डैड के साथ डील करने वाला कौन था एंड आई एम श्योर छवि का रेप भी उसी व्यक्ति ने किया है। विकी ने गंभीरता से कहा। कुमार ने सुना तो एक पल के लिए खामोश हो गया और कहा, तुम ये इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? कुछ देर पहले ही इंस्पेक्टर कदम डैड से मिलने घर आए थे। उन्होंने कहा उन्होंने डैड के फार्म हाउस की फिर से तलाशी ली है और उन्हें कुछ नए सबूत मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 दिन बाद कोर्ट की सुनवाई है, असली गुनहगार वहां नहीं आएगा और इससे वो उसे पकड़ लेंगे। कुमार, मुझे लगता है इस बार सब क्लियर हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। छवि को इंसाफ मिल जाएगा कुमार। विकी ने एक सांस में पूरी बात कह डाली, जो कि उस अनजान आदमी का प्लान था। कुमार ने सुना तो बेचैनी भरे स्वर में कहा, छवि का रेप करने वाला तुम्हारी डील से डैड से डील करने क्यों आएगा? और वैसे भी हो सकता है ये सब रेपिस्ट ने तुम सबका वक्त बर्बाद करने के लिए किया हो ताकि सब उसमें उलझे रहें और तुम 2 दिन बाद कोर्ट में इस केस को बंद करवा दो। विकी, उस लड़की के लिए तुम खामखा खुद को परेशानी में डाल रहे हो। नहीं कुमार, ये सब मैं सिर्फ छवि को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बल्कि सच जानने के लिए भी कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं आखिर वो कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। खैर, तुम्हें मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूं। विकी ने कहा, हाँ विकी, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। वैसे इंस्पेक्टर कदम ने उसका नाम नहीं बताया? कुमार ने पूछा। नहीं, उन्होंने कहा सारे सबूत उनके पास हैं, उनके घर में। 2 दिन बाद वो उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। विकी ने कहा, जैसा कि कहने के लिए अनजान आदमी ने उससे कहा था। ये सही किया उन्होंने। ठीक है, अभी मैं रखता हूं, मुझे थोड़ा काम है। मैं तुमसे कल मिलता हूं। बाय, गुड नाइट, कुमार ने कहा और फोन रख दिया। विकी ने भी फोन रखा और कहा, अगर ये सब के पीछे कुमार का हाथ है तो वह परसों कोर्ट नहीं आएगा। अब मुझे बस परसों का इंतजार है। ये कहते हुए विकी सोने चला गया, लेकिन जहन में चल रहे सैकड़ों ख्यालों ने उसे सोने नहीं दिया। अमरजी के घर पर आज कोई नहीं था सिवाय मेन गेट पर खड़े गार्ड के। बाकी घर वाले पार्टी में गए हुए थे। चेहरे पर नकाब पहने एक आदमी दीवार चढ़कर घर के अंदर कूदा और दबे पांव अंदर चला आया। अंदर आते ही उस आदमी ने छानबीन शुरू कर दी। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वह इस घर में चोरी के इरादे से आया है, बल्कि वह कुछ और ही ढूंढ रहा था। सबसे पहले वह अमरजी के कमरे में गया। वहां छानबीन करते हुए उसने बिस्तर के पास लगे ड्रॉर को खोला जिसमें अमरजी की दवाइयां रखी थी। आदमी ने दवाइयों को वापस रखा और जैसे ही मुड़ा उसे कुछ खटका
और पलटकर उसने ड्रॉअर में रखी उस दवा के पत्ते को उठाकर देखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसने कहा, ये तो स्लो पॉइजन है, लेकिन ये यहां कैसे? कहीं ये शट। कहकर आदमी ने उन सारी दवाओं को एक बैग में डाला और वहां से निकल गया। अमर जी के कमरे से निकलकर वह मीरा के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में आकर उसने फिर से छानबीन शुरू कर दी। टेबल के ड्रॉअर को खोला तो उसमें रखे 2 लिफाफों पर उसकी नजर गई। एक लिफाफे पर टू अक्षत व्यास और दूसरे लिफाफे पर टू राधामा लिखा था। आदमी के पास इतना समय नहीं था कि वह उन लिफाफों को खोलकर उसमें रखे खत को पढ़े, इसलिए उसने उन दोनों खतों को अपनी जींस की पॉकेट में डाल लिया और वहां से आगे बढ़ गया। कमरे से निकलते हुए आदमी की नजर दीवार पर लगी कुछ तस्वीरों पर पड़ी। आदमी उनके पास आया और हाथ से उन्हें छूकर देखने लगा। एक अजीब सा दर्द उसकी आंखों में तैरने लगा। कुछ देर बाद वह वहां से निकल गया। उसे जो चाहिए था वह उसे अभी तक नहीं मिला था और घर इतना बड़ा था कि ढूंढना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वह घर के कोने कोने में जाकर ढूंढने लगा। अपने घर के बरामदे में बैठी चित्रा मौसम की खूबसूरती को निहार रही थी। आज उसका मन बहुत शांत था और वह बहुत खुश भी थी। अक्षत के लिए उसकी जो भावनाएं थी वो तो नहीं बदली, लेकिन अक्षत को पाने का ख्याल उसने अपने दिमाग से निकाल दिया और जब से उनमें ऐसा किया था उसका मन काफी शांत हो चुका था। म्यूजिक सिस्टम पर एक हल्की धुन वाला कोई गाना बज रहा था। चित्रा अपने ही ख्यालों में खोई थी। तभी सामने से आते माथुर साहब उसे दिखाई दिए। माथुर साहब चित्रा के पास आए तो चित्रा उठ खड़ी हुई और कहा, अरे अंकल, आप यहाँ इस वक्त? तो मैं क्या सुन रहा हूँ चित्रा, तुम वकालत के साथ साथ ये शहर छोड़कर अमेरिका जा रही हो, वो भी हमेशा के लिए। क्या तुम नहीं जानती तुमने इसके लिए कितनी मेहनत की है और अब तुम ऐसे ही इसे छोड़कर चली जाओगी? क्या इसके पीछे की वजह अक्षत व्यास है? माथुर साहब ने गंभीरता से कहा तो चित्रा उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। तुम्हारी इस मुस्कुराहट को मैं क्या समझूं? अक्षत के लिए मोहब्बत या तुम्हारी बेवकूफी? ओह अंकल, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ। वैसे भी मैं खुश हूं कि मैंने अपनी दिल की बात अक्षत से कह दी। बस मेरी किस्मत थोड़ी खराब थी। अक्षत व्यास शादीशुदा निकला और वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। ना ही मैं अक्षत को पा सकती हूँ और ना ही यहाँ उसके सामने रहकर उसे भूल पाऊंगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊं। कहते कहते चित्रा उदास हो गई। माथुर साहब ने देखा तो चित्रा के पास आए और उसके कंधों को थामकर कहा, चित्रा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अक्षत बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। किसी लड़की के प्यार के लिए वो अपनी फैमिली को कभी स्पॉइल नहीं करेगा। सब भूलकर उससे दूर जाने का तुम्हारा फैसला सही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये शहर और वकालत छोड़ने की जरूरत नहीं थी। अंकल, मैं चाहती थी छवि दीक्षित केस को अक्षत लड़े और जीते, ताकि छवि को इंसाफ मिल सके और अक्षत पर लगे इल्जाम हट जाएं। मेरे लिए वो सबसे स्ट्रांग और सबसे स्मार्ट वकील थे, लेकिन उन्होंने छवि का केस लड़ने से मना कर दिया और केस अपने ही कॉम्पिटिटर सूर्या को दे दिया। उनकी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई सर। पहली बार मैंने उन्हें अपने उसूलों के खिलाफ जाते देखा है। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं छवि के लिए कुछ नहीं कर पाई, चित्रा ने कहा। माथुर जी ने सुना तो वे भी थोड़ा उदास हो गए और कहा, ये बात तो आज तक मैं भी नहीं समझ पाया। अक्षत चाहता तो इस केस के जरिए एक अच्छा कमबैक कर सकता था, फिर उसने ऐसा बचकाना फैसला क्यों लिया? खैर, अक्षत के दिमाग में क्या चलता है ये कोई नहीं जानता। तुम वो सब छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? चित्रा ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने नम आंखों के साथ कहा, यहां रहूंगी तो मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी अंकल, मुझे जाने दीजिए। माथुर साहब चित्रा की भावनाओं से अनजान नहीं थे। उन्होंने चित्रा का सर सहलाया और कहा, कब जा रही हो? 1 हफ्ते बाद, चित्रा ने कहा। अक्षत को इस बारे में बताया? माथुर साहब ने पूछा। नहीं अंकल, और मैं चाहती भी नहीं जाने से पहले मैं उससे मिलूं। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा।
चित्रा ने आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा। माथुर साहब ने चित्रा को अपने सीने से लगाया और उसका सर सहलाने लगे। चित्रा ने भी अपनी आंखें मूंद ली। उनके सीने से लगी चित्रा को अपने पिता के साथ होने का एहसास हो रहा था। माथुर साहब ने भी चित्रा को हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया। वे कुछ देर वहां रुके और फिर घर के लिए निकल गए। पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे थे। अखिलेश भी वहां मौजूद था और रोजाना की बजाय वह आज कुछ ज्यादा ही खुश था। अखिलेश ने जब सोमी, जीजू और अर्जुन को उस पार्टी में देखा तो अपने सामने से गुजरते मैनेजर को रोककर पूछा, इन लोगों को पार्टी में इनवाइट किसने किया? किसने से आपका क्या मतलब है? ये लोग मीरा मैडम की फैमिली है, इन्हें इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। मैनेजर ने मुंह बनाकर कहा, क्योंकि बाकी लोगों की तरह उसे भी अखिलेश बिल्कुल पसंद नहीं था। अखिलेश ने सुना तो गुस्से से मैनेजर को देखने लगा और मैनेजर वहां से खिसक गया। सौंदर्या ने देखा पार्टी अच्छी चल रही है तो उसने कपल डांस अनाउंस कर दिया। सभी कपल्स गार्डन एरिया में चले आए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करने लगे। अखिलेश ने देखा मीरा अकेली खड़ी है। यही मौका था मीरा के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने का। इसलिए अखिलेश अपने गले में पहनी बॉस सही करते हुए मीरा की तरफ बढ़ गया। अर्जुन और सोमी, जीजू अकेले आए थे, इसलिए जूस का ग्लास हाथों में पकड़े दोनों साइड में खड़े थे। जूस पीते हुए सोमी, जीजू की नजर अखिलेश पर पड़ी। उन्होंने जब अखिलेश को मीरा की तरफ जाते हुए देखा तो अर्जुन से कहा, मेरे साथ आओ। कहां? अर्जुन ने जूस पीते हुए कहा। सवाल मत करो, मेरे साथ आओ, जीजू ने कहा और मीरा से कुछ दूर पहले अनजान बनकर खड़े हो गए। अखिलेश प्यार भरी नजरों से मीरा को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही अखिलेश सोमी, जीजू के सामने से निकला, सोमी, जीजू ने अपना पैर बीच में कर दिया, जिससे अखिलेश उलझ गया और दूसरे हाथ से अर्जुन को मीरा की तरफ धक्का दे दिया। अर्जुन समझ गया सोमी, जीजू क्या चाहते थे। उसने जूस का ग्लास साइड टेबल पर रखा और बहुत ही सहजता से मीरा के सामने अपना हाथ आगे करके कहा, मीरा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? मीरा ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराई और अर्जुन का हाथ थामकर सबके बीच चली आई। वह अर्जुन को भला ना कैसे कहती? आखिर अर्जुन अक्षत का भाई होने से पहले उसका अच्छा दोस्त जो था। वहीं दूसरी ओर नजारा देखने लायक था। जिस अखिलेश को पैर बीच में करके सोमी, जीजू ने गिराया था, वो लड़खड़ा कर सोमी, जीजू की बाहों में आ गिरा। दोनों एक रोमांटिक पोज के साथ खड़े थे और एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। म्यूजिक सिस्टम पर गाना बज रहा था, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, अमर जी के घर में चोरी छुपे आने वाला वो शख्स कौन था? क्या सोमी, जीजू और अर्जुन अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे? यह जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।